कृष्णपाल गुर्जर ने किया क्या इलाके के लिए, सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं लोग। देखिए, कृष्णपाल गुर्जर जी ने, आज आप अगर 2014 का फरीदाबाद देखें और आज 2024 में फरीदाबाद को देखें तो फरीदाबाद का स्वरूप आपको बदला हुआ दिखेगा। आज आप बदरपुर बॉर्डर से लेके होडल तक अगर आज देखें किस प्रकार सारे हाईवेज, जो हाईवे का जाल पूरे फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र में फैला, कृष्णपाल जी की उसमें सराहनीय भूमिका है। आज आप देखिए यहाँ पर अपने मिंडकोला के पास भी देखिए जो कट दिया गया, जो बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बना नया, ये इसी काल की बात है। केजीपी और केएमपी का जो पूरा काम पूरा हुआ इसी कार्यकाल की बात है। जेवर एयरपोर्ट जो हमारे क्षेत्र के नज़दीक आ रहा है उसको भी हमारे केजीपी से जोड़ने का जो काम चल रहा है। पेलक में देखें अगर जो कट बन रहा है, पेलक को भी केजीपी से जोड़ने की बात चल रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पेलक मोहना कट को लेकर भी किसान काफी महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहना कट को लेकर, मोहना कट की जो बात कर रहे हैं, मोहना कट भी अभी पीछे 5 दिन पहले माननीय कृष्णपाल जी, नितिन गडकरी जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे इस मांग को लेकर मिले थे और उन्होंने जाकर मोहना जाकर किसानों से मिलकर भी आश्वासन दिया है कि जल्दी यहाँ पर कट खोला जाएगा। अगर आपने देखा होगा, आप तो खुद पत्रकार हैं, अभी माननीय कृष्णपाल जी ने खुद पत्रकार वार्ता करते हुए ये बात मोहना जाकर भी लोगों के बीच बोली कि वो माननीय नितिन गडकरी जी से मिलकर आए हैं और उनसे उनको आश्वासन मिला है कि इसकी पूरी जल्दी से इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है कि यहाँ पर भी कट मिले। सीएम मनोहर 2022 में खुद कह कर आए थे वहां पर कि कट आएगा, लेकिन कट आज तक नहीं आया, लेकिन अब भी धरना दे रहे हैं इस वजह से। देखिए, आपने मेरे से पूछा कि क्या मोहना भी लोग मांग कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी हैं, उन्होंने खुद जाकर लोगों के सामने वो मांग को उठाया और लोगों के पास जाकर इस बात का आश्वासन दिया कि यहाँ पर जल्दी कट खुलेगा, कट दिया जाएगा, क्योंकि लोगों की भावनाएं हैं कि वहाँ कट होना चाहिए। तो जहाँ तक बात है, सब कार्य ये केंद्रीय जो विभाग है हमारा, जो नितिन गडकरी जी के पास है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी, हम आपको मना कहाँ कर रहे हैं कि वहाँ पर कट नहीं होगा, हम तो कह रहे हैं वहाँ पर कट होगा। इसलिए लेकिन थोड़ा इंतजार करने की जरूरत रहती है। सरकार के बहुत कार्य रहते हैं और आप देखिए जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में, वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज पूरा देश इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से विश्व के बड़े बड़े देशों से मुकाबला कर रहा है और आज इसी सब की बदौलत भारत आज 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। और मोदी जी ने तो बोल दिया है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में होने जा रहा है और भारत विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। आपने इंफ्रा की बात की है तो सड़कों की बात की है, केजीपी केएमपी की भी बात की है, ग्रीन वे एक्सप्रेस की बात की है, और जो सड़कें बन रही हैं या बन चुकी हैं वो उनकी बात करी है। सड़कें बनती हैं, टूट पहले जाती हैं, 6 महीने या साल भी नहीं चलती, टूट जाती हैं। केजीपी केएमपी की बात करें तो पेट का पानी भी हिल जाता है सड़कों का हाल देखेंगे तो। देखिए, जहाँ तक कोई बात आप कह रहे हैं टूटने की बात, अगर सड़कों की, अगर कोई ठेकेदार ठीक काम नहीं करता, अगर उसके खिलाफ किसी की कोई शिकायत है, उस शिकायत को लिखित माध्यम से, खाली ये यहाँ बैठकर हम आपस में चर्चा करके काम खत्म नहीं हो जाता कि यहाँ पर किसी ने बोला कि सड़कें टूट जाती हैं, सड़कें टूट भी जाती हैं। सड़कें जब टूटती हैं उसके लिए उपयुक्त माध्यम से उसकी शिकायत करनी चाहिए, उसके लिए सीएम विंडो लगानी चाहिए, उसके लिए जो और माध्यम है उसके अनुसार शिकायत करनी चाहिए और केंद्रीय जो इस मामले में विभाग है उस पर शिकायत करनी चाहिए, उसके बाद उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए मैं जनता को भी कहना चाहता हूं, अगर किसी को लगता है कि कोई अमुक विभाग ठीक से कार्य नहीं कर रहा, अगर कोई अधिकारी इसमें गलत तरीके से अपनी लापरवाही कर रहा है, उसके खिलाफ भी माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में तो विजिलेंस डिपार्टमेंट इतना एक्टिव रहा है कि जितना किसी पहले की किसी सरकार में नहीं रहा कभी भी। इतने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो लोगों को अपना अधिकार समझते हुए जो अधिकारी गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ शिकायत भी करनी चाहिए। अब आते हैं पलवल विधानसभा क्षेत्र में, ये बताइए कि पलवल विधानसभा क्षेत्र का आप खुद का क्या चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय आता जा रहा है टिकट के आवेदन आपकी पार्टी में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है, जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में भी लोकतंत्र है। आपने तो देखा होगा 3 राज्यों में चुनाव हुए, किसी को भी टिकट मिल सकती है। कोई ये ना सोचे कि मैं पहले मुख्यमंत्री था तो मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा। हमारी पार्टी तो सर्वे के माध्यम से लोगों की जो भावनाएं उनको जानने का पूरा प्रयत्न करती रहती है कि जनता क्या चाहती है, जनता का किस नेता में विश्वास है, कि कौन उनकी बातों को लेकर, कौन उनकी परेशानियों को दूर करने में सक्षम है। अगर जनता पार्टी को ये लगेगा कि जनता की पसंद में राजीव कत्याल है तो निश्चित रूप से मैं तैयारी कर रहा हूँ एमएलए के लिए और पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष भी हूं मैं, इसीलिए मुझे जिम्मेवारी दी गई। उन्होंने मुझे सोचा होगा कि ये लड़का काम करने में सक्षम है, तभी मुझे जिम्मेवारी दी है। तो मैं तो पूरा सतत रूप से जनता के बीच हूं। मेरी पार्टी के नेतृत्व को लगेगा कि राजीव कत्याल को चुनाव लड़ना चाहिए तो निश्चित रूप से जनता की सेवा करने के लिए जिस प्रकार मेरे पिताजी ने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उसी भांति उस लकीर को और लंबा करूंगा आगे। किसी के बारे में आलोचना टिप्पणी ना करके अपनी तरफ से ऐसे काम करूंगा कि पलवल की जनता को नाज होगा
कि उनका बेटा राजीव कत्याल जिस प्रकार इसके पिताजी ने सेवा करी उसमें और आगे बढ़कर काम कर रहा है। जिले के 1 दर्जन का जो दावेदार है, हमने उन सबसे तकरीबन बात करके देख रखी है जी। सभी इस बात से खुश है कि दीपक मंगला की टिकट कट भी सकती है, क्योंकि जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं उनमें मुख्यमंत्री जो बने हैं उन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता था कि ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो जितने भी आप समेत और से भी हमने बात की है तो वो भी कह रहे कि किसी को भी थमाई जा सकती टिकट, तो इसका मतलब यह है कि दीपक मंगला की भी टिकट कट सकती है। ये थोड़ा आश्वस्त और ज़्यादा हो गए हैं। देखिए, दीपक मंगला जी भी अपनी क्षमता के अनुरूप अच्छा कार्य कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व को लगेगा उनको टिकट देनी चाहिए तो उनको दी जाएगी, लेकिन ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं कि टिकट बदली नहीं जा सकती। टिकट बिल्कुल बदली जा सकती है। यहाँ तो हमारी पार्टी तो ऐसी है कि कब कोई व्यक्ति स्टेज पे बैठा है, कब उससे सामने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठना पड़े, कब जो कार्यकर्ता पीछे पंक्ति में बैठा है कब उसको स्टेज पे बिठा दें। जीता जागता उदाहरण भजनलाल शर्मा जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री सबके सामने है, लेकिन इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। राजनीति में अगर कोई आना चाहता है, इसे समाज सेवा भी कहा जाता है। राजनीति कोई पेशा नहीं है धन कमाने का। बड़ा दुखद है आज का जो वातावरण मैं देख रहा हूँ कि कई ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, फेम लेने के लिए आकर्षित होकर राजनीति में आ जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये खुश होने के लिए नहीं, जिसको समाज की सेवा करने का शौक़ हो, जो अपने आप को समझता है कि वो अपना समय दे सकता है राजनीति में, जनता की सेवा में, जनता की परेशानियां दूर करने के लिए, उसको यहाँ पर आना चाहिए। और ये राजनीति में अगर आपको टिकट मिल जाती है, जनता आपको मौका देती है, तो ये कांटों का ताज होता है। आपको जिम्मेवारी भी पूरी तत्परता से और पूरी सच्चे शुद्ध अंतःकरण से निभानी चाहिए। इस भावना को लेकर अगर कोई साथी आना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको आना चाहिए। नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ, खाली आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के लिए जिस प्रकार हमारे कांग्रेस के साथी कहीं पर भी किसी भी मुद्दे को कहीं भी खड़े होकर अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा है उसको अच्छा कहने की बजाय आरोप लगाने की नीयत से सिर्फ जो राजनीति करते हैं, वो राजनीति हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और ना ही हमारे पलवल के लिए ठीक है। पलवल के लिए भी ऐसे नेता की जरूरत है जो दुर्भावना से कार्य ना करता हो, लोगों पर झूठे मुकदमे ना बनाता हो, धमकाता ना हो लोगों का अपमान ना करता हो। ऐसे सौम्य व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए जो जनता की सेवा करने के लिए पूरे समर्पित भाव से बीच में हाजिर रहे। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी को भी क्यों, दीपक मंगला को क्यों नहीं? क्योंकि उसने पिछले चुनाव में 2019 में ऐसे नेता को हराया 28,000 के भारी मतों से, जिसकी पूरे हरियाणा में तूती बोलती है और आज भी बोलती है कांग्रेस के राजनीति में। उस करण सिंह दलाल को हराया, तो टिकट क्यों कटेगी दीपक मंगला की? देखिए, मैंने तो ये बोला ही नहीं उनकी टिकट कटेगी या नहीं कटेगी। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये कार्य पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का देखने का है। जनता खाली हराना ही पर्याप्त नहीं होता। किसी को हराने के बाद तो एक बार ऐसे कितने उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि किसी ने किसी व्यक्ति को हराया होगा लेकिन अगले चुनाव में उसका पता भी नहीं होगा वो कहाँ है। ये कार्य पार्टी शीर्ष नेतृत्व का देखने का है। वो जनता के बीच निरंतर मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारी पार्टी कई एजेंसियों के माध्यम से सर्वे कराती है। अगर उस सर्वे में लगेगा दीपक मंगला जी उतने लोकप्रिय हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं दीपक मंगला जी को ही टिकट मिलनी चाहिए और उनको ही जनता की सेवा करनी चाहिए। तो मेरी तरफ से कोई ये निर्देश नहीं है, ना मैं कोई यहाँ पर कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि दीपक मंगला जी को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर उनको मिलेगी तो सब पार्टी उनके साथ है, उनके साथ कार्य करेंगे। किसी और अगर कार्यकर्ता को मिलती है तो हम उनके साथ रहेंगे। मुझे मिलेगी तो मैं विनम्र भाव से सबको अपील करूंगा कि मेरा साथ दें और जनता की सेवा करने के लिए मेरा पूर्ण रूप से सहयोग करें। हम लोगों के बीच में जाते तो लोग अक्सर ये कह देते हैं कि यार ऊपर तो बात ठीक है, मोदी की सरकार आई नहीं चाहिए, लेकिन हरियाणा में कट्टर सरकार का आना नामुमकिन है। क्या ये आप लोगों को भी कहते हैं जैसे हमको लोग कहते हैं? तो चलिए मैं आपको इस बात का भी जवाब देता हूँ। आज आप देखिए पूरे देश में मोदी जी का जो करिश्मा है और मनोहर जी की जो नीतियाँ हैं उसको देखकर लोगों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के आने वाले कुछ दिनों में चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े जो शीर्ष नेता हैं ना कांग्रेस के, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं आपको पहले नहीं बोलना चाहता कि कौन कौन ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, जिन्होंने ज्वाइन कर ली, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी ऐसे एक सम्मानित नेता हैं, कांग्रेस के नेता थे, अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। जिन हुड्डा जी की आप बात कर रहे हैं कि जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े हमारे सम्मानित नेता हैं, उसी सीट से वो भी वहाँ पर एमएलए रहे हुए हैं और उन्होंने अपनी ही सीट उनको दी थी जब वो लड़े थे। तो आज उन्होंने भाषण भी दिया, उन्होंने अपना बयान भी दिया पार्टी भाजपा को ज्वाइन करने से पहले। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ और कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं की भी क्या नीतियाँ हैं जिनका दम्भ कांग्रेस के कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो आगे मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने खुल के उनके बारे में भी बताया है।
लेकिन जिस प्रकार मैंने बताया कि मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, मैं आपको बड़े विनम्र भाव से बताना चाहता हूँ, तीसरी बार निश्चित रूप से माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे केंद्र में मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, ऐसे हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनेगी। और जनता का पूर्ण विश्वास मनोहर लाल जी के ऊपर है कि जिस प्रकार वो बिना पर्ची खर्ची के गरीब बच्चों को, पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति होते हैं जिनका कोई सिफारिशी नहीं होता, जिनकी कोई सिफारिश करने के लिए कोई नेता नहीं है, जिनके लिए कोई समाज का बड़ा व्यक्ति नहीं है, अपने आप अगर वो व्यक्ति योग्य है तो उसको भी नौकरी मिलती है। आज इस बात की बदौलत लोगों का मनोहर लाल जी में विश्वास है। और मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूं, आज वो जो भेदभाव पहले कांग्रेस के शासनकाल में किया जाता था, पलवल के लोगों का जो रोजगार का हक होता था वो रोहतक के लोगों में दे दिया जाता था, उस एरिया को दे दिया जाता था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर कोई इलाके का भी भेदभाव नहीं है, किसी जाति का भेदभाव नहीं है। 36 बिरादरी का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और एक बार इसी समर्थन की बदौलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। हम लोगों के बीच में जाते हैं, गाँव में, शहर में, तो बातों का सिलसिला शुरू होता है, तो लोग ये चर्चा तो करते हैं कि सुभाष कत्याल बहुत ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार, ऐसे भी कहते हैं, शरीफ भी बहुत हैं और बदले की भावना से काम भी नहीं लेते। लेकिन ये जो शराफत है, ईमानदारी है, हर चुनाव में आपके पिताश्री सुभाष कत्याल का रोल भी रहता है, चाहे वो खुद लड़े चुनाव या दूसरे को लड़वाएं, जैसे पिछली बार कैंडिडेट के साथ रहे थे जी। क्या मानकर चलते हैं कि जिस प्रकार इस प्रकार की फीलिंग्स लोगों की आती हैं और आप खुद भी जाते हैं लोगों के बीच में, तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, शराफत और ईमानदारी गहना है, हर किसी के बस की बात नहीं है राजनीति में इतनी शुचिता से रहना। कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता हैं जो आज दम भरते हैं विकास करने का, वो करने का। तो मैं बोलना चाहता हूँ, ईमानदारी और शरीफ रहने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। राजनीति में आज लोगों ने राजनीति को पेशा भी बना लिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, लोग यहाँ धन संचित करने के लिए राजनीति में आते हैं, नहीं तो किसी को किसी के खिलाफ बोलने की क्या ज़रूरत है, किसी को गालियाँ देने की, किसी का तिरस्कार करने की, किसी के खिलाफ झूठे मुकदमे बनवाने की। अगर कोई किसी के साथ नहीं है तो उसको इस प्रकार से दबाने की, कुचलने की कि वो उसके साथ आ जाए, उसके खिलाफ ना बोले। ये सब करने की ज़रूरत जब ही पड़ती है जब लोगों को राजनीति से पैसा कमाने की इच्छा हो। मेरे पिताजी ने 4 वर्ष मंत्री रहते हुए, कैबिनेट मंत्री रहते हुए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पलवल के इतिहास में तो जितने लंबे समय के लिए वो मंत्री रहे, मेरे ख्याल से अभी तक कोई और नेता उतना टाइम उनको मंत्री रहते हुए नहीं मिला होगा। उसके बाद उनको चेयरमैन की भी जिम्मेवारी मिली, हैफेड का चेयरमैन अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने। उससे पहले बिजली बोर्ड, जो जिसको HERC कहते हैं, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उसके मेंबर की जिम्मेवारी मिली, वो भी राज्य मंत्री के बराबर का पद होता है। उनके पास भी पूरे मौके थे, वो चाहते तो जन सेवा को, अपना जो उनका एक उद्देश्य है राजनीति में रहने का, उसको साइड में रखकर वो चाहते तो वो भी अपना घर भरने का, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उस तरफ आकर्षित हो सकते थे, लेकिन वो कभी नहीं हुए। मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ, शराफत और ईमानदारी को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति राजनीति में रहकर शरीफ और ईमानदार है तो उससे मजबूत व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। जो खाली अपने लिए ये बोलता रहे कि मैं बड़ा मजबूत हूँ, मैं बड़ा, कहना चाहिए कि मैं सारे इलाके को पलट दूंगा, उसके कहने से कुछ नहीं होता। विकास करने वाला व्यक्ति मजबूत होता है, जो जनता के हितों को सर्वोपरि रखकर अपने हितों को सबसे पीछे रखता है, वो व्यक्ति सबसे मजबूत होता है। और मुझे फ़ख्र है इस बात का, पलवल की जनता ने जो मेरे पिताजी को जो प्यार दिया, जो मान सम्मान दिया, आज भी वो उनकी इस बात को तारीफ़ करते हैं कि सबसे इलाके में सबसे शरीफ लोगों में, ईमानदार राजनीतिज्ञों में मेरे पिताजी हैं। तो मैं जनता का हाथ जोड़कर इस बात के लिए भी सम्मान करता हूँ। और ये बात साथ कहना चाहता हूँ, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, परिस्थितियाँ ऐसी रही कि मेरे पिताजी को जब पार्टी की कभी कोई एंटी लहर होती थी, जब दिखता था कि सामने से पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो चुनाव जीतने वाली पार्टी नहीं है इस समय, उस समय टिकट दे देते थे। मेरे पिताजी अपनी लॉयल्टी को लेकर, उस पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते थे। चाहे चुनाव में हार मिली चाहे जीत मिली, इस बात से फ़र्क नहीं माना। लेकिन और जब जीतने की बारी होती थी, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी कि उनको टिकट नहीं मिल पाती थी, तो चुनाव नहीं लड़ पाते थे, या एक आध बार वो आज़ाद लड़े, उस वजह से हारना भी पड़ा उनको। लेकिन उनके उद्देश्य सिर्फ जनता के हितों को आगे रखना है। और उनका बेटा राजीव कत्याल, मैं अपनी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र की पूजनीय जनता को, अगर राजीव कत्याल को कोई मौका मिला तो पूरी अपने पिताजी वाली ईमानदारी को लेकर, किसी भी कमजोरी के साथ नहीं,
पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से जनता के प्रति सेवा में बिल्कुल रहूँगा और बड़े विनम्र रूप से रहूँगा। किसी दूसरे के खिलाफ कोई झूठे मुकदमे बनवाने से नहीं, ना किसी के खिलाफ कोई गलत काम करने से। अपने इलाके को, पलवल ज़िले को पूरे हरियाणा का सबसे उन्नत जिला बनाने के लिए सबसे आगे तत्पर रहूँगा और इस उद्देश्य को पूरा करके दिखाऊँगा। तो ये तो हमारे बीच में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल एडवोकेट। उन्होंने कहा कि इस पार्टी अगर उन्हें जिम्मेवारी देती है तो वो शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्षेत्र की जनता का बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य में जुटे रहेंगे और बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।